नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल योगदान एकेडमी पर। जैसा कि हमारी एकेडमी का ध्येय है कि आपकी सफलता में हमारा योगदान सुनिश्चित हो, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लेकर आए हैं परीक्षा धाम की श्रृंखला का 23वां चैप्टर, जिसका नाम है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, जिसको हम एमएसएमई शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो सबसे पहले मन में प्रश्न यह आना चाहिए कि एमएसएमई जो हमारे सिलेबस में अभी सिलेबस में ऐड हुआ है, तो उस टॉपिक से प्रश्न कैसे आते हैं। तो प्रश्न में जनरली क्या होगा आपसे कि एमएसएमई का गठन कब हुआ था, आपसे ये पूछा जाएगा। एमएसएमई का उद्देश्य क्या है, क्या काम करता है, ऐसे एनालिटिकल टाइप क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे। सरकार द्वारा एमएसएमई के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए, ऐसे प्रश्न आपसे पेपर में बनते हैं, ठीक है। और मध्य प्रदेश में कितना एमएसएमई का विस्तार हो पाया है, डेवलपमेंट हो पाया है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं, आज अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। तो जो एमएसएमई है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, तो एमएसएमई को आर्थिक विकास का इंजन बोलते हैं, ठीक है। और समान विकास को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया है। ये मतलब इक्वल डेवलपमेंट पे जोर देता है। और इसका गठन कब हुआ है? 5 अप्रैल 2016 को इसका गठन हुआ है। सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विभाग एमएसएमई का गठन हुआ कब? 5 अप्रैल 2016 को। तो ये नई नई चीज़ें हैं जो अभी अभी आई हैं, ठीक है, इनको हम ध्यान रखेंगे। अब क्या होता है कि आपसे सीधा गठन पूछ लिया जाएगा, या फिर कभी कभार क्या करते हैं एग्जाम में कि आपको दे दिया जाएगा कि एमएसएमई से तात्पर्य क्या है। तो आपको एग्जाम में ऐसा एनालिटिकल टाइप एक स्टेटमेंट दे देंगे कि सामाजिक आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर को बढ़ाता है कौन? एमएसएमई। अब कैसे बढ़ाता है ये हम नीचे चल के देखेंगे विस्तार से, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में जो एमएसएमई से संबंधित प्रयास हुए हैं उन पर हम एक नज़र डाल लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो स्टार्टअप नीति आई थी 2022 में, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि मध्य प्रदेश में जो भी पॉलिसी आई हैं, तो इनका सीधा क्या पूछ लिया जाएगा आपसे कि किस वर्ष आई हैं। तो जो अभी रिसेंट में आई हैं, तो रिसेंट में तो सारी आई हैं, लेकिन फिर भी 25, 23 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो मध्य प्रदेश में स्टार्टअप नीति कब आई थी? 2022 में आई थी, 2022 में। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप कब हुआ था? 2023 में। तो जब हमने पहला चैप्टर पढ़ा था मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, तब हमने उसमें नोट में पढ़ा था कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने आत्मनिर्भरता का रोड मैप जारी किया है 2023 में। पहला राज्य मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 2022 में, नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2022 में, एथेनॉल और जैव ईंधन उत्पादन योजना 2021 में आई थी, ठीक है। और औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 में, और एक जिला एक उत्पाद योजना भी हम पढ़ेंगे। तो एक जिला एक उत्पाद योजना में होता क्या है कि एक डिस्ट्रिक्ट से हम उत्पाद को ऐसा रिकॉग्नाइज कर देते हैं, तो वो उधर की आइडेंटिटी हो जाती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, उसको वैल्यू मिलती है और फिर उधर का इकोनॉमी ग्रो होने में हेल्प होती है, ठीक है, डेवलपमेंट होता है उधर का। तो एमएसएमई के तहत मध्य प्रदेश सरकार की कौन कौन सी योजना है? तो एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना लेके आए थे। कब? 1 अगस्त 2014 को। तो इसमें क्या है? समाज के सभी वर्गों को स्वयं के उद्योग के लिए ऋण उपलब्ध कराना। तो क्या बोला इन्होंने? युवा उद्यमी योजना। तो सभी वर्गों के लिए है, ठीक है। जनरली क्या होता है कि बैकवर्ड क्लासेस या फिर ट्राइब या शेड्यूल कास्ट के लिए होती है, तो उनमें थोड़ा अलग नाम होता है। युवा उद्यमी जनरल सा नाम है, इसलिए सभी वर्गों के लिए है, इसको याद रखना है। तो आपको स्कीम दे देते हैं, तो आपसे प्रकाशन वर्ष पूछते हैं, प्रारंभ कब हुई है, और दूसरा उसका कि किस चीज़ के लिए है, ये आपसे प्रश्न बनता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से करना है। तो ऊपर का और नीचे का, इनसे जनरली एक प्रश्न आपका एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना कब आई थी? 1 अगस्त 2014 को। समाज के सभी वर्गों को स्वयं के उद्योग के लिए ऋण उपलब्ध कराना। एमएसएमई में पढ़ रहे हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना कब आई थी? 1 अगस्त 2014 को। तो ये भी क्या है? समाज के सभी वर्गों को स्वयं के उद्योग के लिए ऋण उपलब्ध कराना। तो दोनों काम एक ही था और एक ही दिन दोनों आए थे। क्या करना है कि समाज के जो भी वर्ग के अगर कोई आकांक्षी आदमी एस्पिरेंट है, वो चाह रहा है खुद का कुछ इस्टेब्लिश करना, तो क्या करेगी गवर्नमेंट? उनको उधार देगी, ऋण उपलब्ध कराएगी। तो ये काम था युवा उद्यमी योजना का और स्वरोजगार योजना का, ठीक है। मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना 2017 में आई थी, और पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए स्वयं के उद्योग हेतु 50,000 का ऋण। तो क्या होता है कि मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना से कैसे प्रश्न बन सकते हैं? कब आई थी? प्रारंभ कब? 2017। किसके लिए थी? पिछड़ा वर्ग के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है। और कितना ऋण का प्रावधान था? तो 50,000 रुपये। इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखेंगे। तो ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना
2018 में आई थी। और किसानों के बच्चों को नए उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण उपलब्ध कराना। तो देखो इसमें क्या कर दिया उन्होंने, कृषक उद्यमी, कौन उद्यमी बनेगा, कृषक उद्यमी बनेगा, तो किसानों के बच्चे उद्यमी बनेंगे इसमें, ठीक है। तो ऐसे लिंक करके हम कर लेंगे। अब क्या करेगा, स्टेटमेंट में दे देगा कि सभी समाज के सभी वर्गों के लिए, तो नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या सही रहेगा, किसानों के बच्चों को अगर कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करनी है, नए उद्योग इस्टेब्लिश करने हैं, तो उनके लिए ऋण उपलब्ध कराएगी कौन, सरकार, ठीक है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना कब आई थी, 2022 में आई थी। और शिक्षित युवाओं को गारंटी के बिना, शिक्षित युवाओं को गारंटी, गारंटी क्या होती है, कोलेटरल होता है, मतलब गिरवी रखना कुछ। जैसे आप इनफॉर्मल मार्केट में देखते होगे, अगर आपने देखा हो, कुछ गिरवी रखना पड़ता है तभी मिलता है। फॉर्मल से भी आप परिचित हो तो कुछ गिरवी रख के मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं कोलेटरल या फिर गारंटी या फिर संपार्श्विक। तो बिना गारंटी के ऋण उपलब्ध कराएगी सरकार शिक्षित युवाओं को। तो इसका स्कीम कब आई थी, 2022 में, और नाम क्या है, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। तो अब देखो उद्यम क्रांति करना है तो किन को पैसा देना पड़ेगा, जो पढ़े लिखे तो हैं लेकिन उनके पास कुछ कोलेटरल नहीं है। अगर उनको दे दोगे तो वो क्या क्रांति कर देंगे, क्यों कर देंगे, क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग हैं। तो उद्यम में क्रांति कब होगी, जब पढ़े लिखे लोगों को व्यापार करने के लिए, कुछ इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए सरकार बिना कोलेटरल के लोन देगी, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। तो ऐसे हम इसको याद रखेंगे। 2022 में आई थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार ने 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष के रूप में घोषित किया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि 2025 का है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने कौन से वर्ष को उद्योग एवं रोजगार वर्ष के रूप में घोषित किया है, यह प्रश्न हमें पेपर में देखने को मिल सकता है, इसके चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। क्योंकि एक बार मिलेट्स वाला क्वेश्चन आया था, तो मिलेट्स वाला पूछा जा चुका है। तो ऐसा प्रश्न भी आपसे बन सकता है कि रोजगार एवं उद्योग वर्ष के रूप में घोषित कौन से वर्ष को किया गया मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा 30 दिनों में स्टार्ट योर बिजनेस कार्यक्रम शुरू किया गया। मतलब 30 दिन में आप अपना बिजनेस शुरू कर लें, तो इससे क्या होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब क्या होता है कि बिजनेस करने में आसानी होनी चाहिए। तो क्या होता है कि बिजनेस इस्टेब्लिश करने में हमें 6 महीने, साल भर लग जाते हैं। तो क्या गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आई कि 30 दिन के अंदर आप अपना बिजनेस शुरू करें। तो इससे क्या होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो इसमें ये याद रखेंगे कि 30 दिनों के भीतर हम अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 के लिए राज्यों का आकलन जून 2022 में जारी किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश को अचीवर्स की श्रेणी में शामिल किया गया, जो कि एक PYQ 2023 में आ चुका है। तो अब क्या हुआ कि 20 की स्कीम थी, प्लान था, ठीक है, और इसका जो आकलन आया 2022 में आया, और जून के पेपर में पूछ लिया गया 23 में, ठीक है। तो एक साल बाद पूछ लिया गया। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 25 का 26 के पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद करके चल रहे हैं। उद्यम पोर्टल पर मार्च 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार राज्य में MSME, अब देखो MSME में सबसे ज़्यादा MSME कौन सा है, पार्टिसिपेशन जो है, भागीदारी है, तो 97.7% है आपकी सूक्ष्म की, इसको माइक्रो बोलते हैं, और मध्यम की है 2.12% और 0.15% है मध्यम इकाइयों की, ठीक है। MSME विभाग द्वारा अब तक कुल 208 विभागों को अधिसूचित किया गया है, नोटिफाइड किया गया है 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा। इकोनॉमिक सर्वे जो आता है, 208 विभाग को नोटिफाइड किया गया है, ठीक है। भारत सरकार मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से अशोकनगर जिले की, तो क्या करेगी, इंडिया गवर्नमेंट जो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करेगी, अशोकनगर जिले में प्राणपुर में शिल्प हथकरघा गांव की स्थापना करेगी। तो अगर आपसे एग्जाम में आता है कि मध्य प्रदेश से किस जिले में शिल्प हथकरघा गांव की स्थापना कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के सहयोग से, तो आपको याद होना चाहिए कि अशोकनगर जिले की प्राणपुर में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को हम याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, इंदौर में 4 ITs SEZ बन गए। SEZ एक सरकारी क्रिस्टल IT पार्क है और 3 निजी रूप से संचालित हैं। इनको बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। तो एक इन्फोसिस कंपनी का है, दूसरा TCS का है और तीसरा इम्पैक्ट्स का है। तो 3 निजी रूप से संचालित हैं और एक सरकारी है जो कि क्रिस्टल IT पार्क है। इंदौर में टेक्सटाइल पार्क या फिर परिधान पार्क कपड़ा वाला होता है, ठीक है। और हीरा क्षेत्र को बढ़ाने के लिए रत्न एवं ज्वेलरी पार्क प्रस्तावित हैं, ये प्रस्तावित है, प्रपोज्ड हैं अभी, ठीक है, बने नहीं है, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो टेक्सटाइल पार्क कहाँ पे प्रपोज्ड है, तो टेक्सटाइल पार्क आपका इंदौर में है, और आपका हीरा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए रत्न और ज्वेलरी पार्क भी आपका प्रस्तावित है इंदौर में, इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन मेडिकल डिवाइस पार्क है उज्जैन में इस्टेब्लिश हो चुका है, तो मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ पे है, उज्जैन में है, इस चीज़ को याद रखेंगे। रेडीमेड गारमेंट्स कॉम्प्लेक्स इंदौर में स्वीकृति दी गई है, रेडीमेड गारमेंट्स कॉम्प्लेक्स की इंदौर में स्वीकृति दी गई है। मध्य प्रदेश में 4 निवेश गलियारे हैं, कौन कौन से, भोपाल इंदौर, भोपाल बीना,
जबलपुर, कटनी, सतना, सिंगरौली और मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना। तो इनको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। मध्य प्रदेश में 4 निवेश गलियारे हैं। तो यहाँ से पूछा जा सकता है संख्या में कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने निवेश गलियारे हैं। तो वर्तमान में 4 निवेश गलियारे हैं, जिनमें से भोपाल, इंदौर, भोपाल, बीना, जबलपुर, कटनी, सतना, सिंगरौली, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना। ठीक है, 4 हैं। जनवरी 2023 में भोपाल हवाई अड्डे पर एयर कार्गो टर्मिनल की शुरुआत की गई। अभी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि मध्य प्रदेश से किस एयरपोर्ट पे एयर कार्गो टर्मिनल की शुरुआत करी गई, तो वो है हमारा भोपाल का। कब शुरुआत करी गई इसकी? जनवरी 2023 में। पर्यटन को अधिक उत्तरदायी और टिकाऊ बनाने के लिए मध्य प्रदेश रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन चालू किया गया। तो जो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन चालू किया गया, तो इसका नाम से ही समझ में आ रहा है कि रिस्पॉन्सिबल मतलब उत्तरदायी टाइप का। ठीक है, उत्तरदायी मतलब रिस्पॉन्सिव टाइप का। तो पर्यटन को अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए शुरू किया गया है। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखेंगे। नर्मदापुरम के पर्यटन स्थल मड़ई में स्थित रेशम उत्पादन केंद्र को मॉडल सिल्क टूरिज्म स्पॉट के रूप में, तो जो नर्मदापुरम का पर्यटन स्थल है मड़ई, तो वहाँ पर रेशम उत्पादन केंद्र को मॉडल सिल्क टूरिज्म रूप में स्पॉट में डेवलप करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद चलते हैं अधोसंरचना पे। तो अधोसंरचना क्या होती है? सिंपल सा इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है? इंफ्रास्ट्रक्चर आपके विकास को बढ़ाने में हेल्प करता है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर 2 टाइप का होता है। अवसंरचना या अधोसंरचना 2 तरीके की होती है। एक होती है भौतिक, जो कि हमें दिखती है। दूसरी होती है सामाजिक, जो दिखती नहीं है लेकिन वो भी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में, अर्थव्यवस्था के विकास में सहयोग करती है। तो हम पढ़ते हैं, तो अर्थव्यवस्था के ढांचे से होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब अधोसंरचना का मतलब, जिनमें आता है आपका ऊर्जा, परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी शामिल होता है। ठीक है, अब अधोसंरचना का वर्गीकरण करें तो एक होता है भौतिक और एक होता है सामाजिक। भौतिक में क्या आता है? जो दिखता है, जैसे ऊर्जा का उत्पादन हमें दिख रहा है, ऊर्जा के मामले में जो डेवलपमेंट हुआ है वो हमें दिख रहा है। परिवहन, ट्रांसपोर्ट में जो भी विकास हुआ है वो दिख रहा है। संचार में ये सब दिख रहा है, तो ये भौतिक में आ जाएगा, जिनको हम फिजिकली स्टेब्लिश कर पा रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है? दिखता नहीं है लेकिन ये अर्थव्यवस्था के योगदान, अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान देता है। जैसे शिक्षा, किसी ने शिक्षा ले ली, किसी ने शिक्षा ग्रहण की और बहुत अच्छा कोई इनोवेशन कर दिया, बहुत अच्छा नवनिर्माण कर दिया, तो क्या नवनिर्माण दिखेगा लेकिन शिक्षा दिख रही? क्या उसने एक्वायर करी, शिक्षा ग्रहण की, दिख रही? नहीं दिख रही। तो ये सामाजिक अधोसंरचना होती है, स्वास्थ्य और बैंकिंग। ठीक है, तो ऊर्जा संसाधन में क्या देखेंगे हम? अक्टूबर 2024 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश कुल अक्षय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा मतलब नवीकरणीय योजना, नवीकरणीय ऊर्जा जिसका क्षय ना हो, जो खत्म ना हो, नवीकरणीय ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश कुल अक्षय ऊर्जा आपूर्ति के मामले में 6वें स्थान पे है, इंपोर्टेंट है। नवीकरणीय ऊर्जा में मध्य प्रदेश का सौर ऊर्जा में 4था स्थान, तो सोलार में कौन सा स्थान है? 4था स्थान, और पवन ऊर्जा में 8वां स्थान। तो यहाँ से याद रख सकते हैं कि सोलर एनर्जी चारों साइड से क्या आता है? सनलाइट आती है। तो सोलर एनर्जी में क्या, सोलर ऊर्जा में कौन सा स्थान है? हमारा 4th रैंक है। अब पवन ऊर्जा में कौन सा है? 8वां है। और पवन ऊर्जा के मामले में कौन सा क्षेत्र फेमस है? तो देवास का जमगोदरानी। ठीक है, वर्ष 2000, जमगोदरानी इधर पर लिख देता हूँ, जमगोदरानी। ठीक है, वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता कितनी है? तो 1332 किलोवाट है, इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें जितना भी लिखा है सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ही सिलेक्टेड चीज़ें लिखी हुई हैं। फिर इसके बाद चलते हैं परिवहन पे। तो 30 नवंबर 2024 को कुल सड़क नेटवर्क कितना था? 80,775 किलोमीटर, इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में सड़क घनत्व कितना है? 26.2 किलोमीटर प्रति वर्ग किलो 100 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, और 31 दिसंबर 2024 तक उपलब्ध रेल पटरियों की लंबाई कितनी है? 5196, 5196 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में देश का 4था सबसे बड़ा नेटवर्क है, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो मध्य प्रदेश सोलर एनर्जी में कौन सा स्थान है? 4था। और विंड एनर्जी में कितना है? 8वां। और टोटल रिन्यूएबल एनर्जी में कितना है? 6वां स्थान है। ठीक है, और मध्य प्रदेश देश का 4था सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 8 एयरपोर्ट हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में क्या है? 8 एयरपोर्ट हैं, जो अभी क्या है? भोपाल है, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, खजुराहो, रीवा, दतिया और सतना। क्या हुआ था कि अभी 5-6 साल पहले 2019 के एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था कि मध्य प्रदेश का कौन सा एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो ऐसे प्रश्न अक्सर पेपर में आ जाते हैं। तो वर्तमान में कितने? 8। और अगर 1 नवंबर 2025 को घोषणा हुई है कि जो 9वां बनेगा वो कौन बनेगा? आपका
जो नौवा बनेगा वो बनेगा आपका उज्जैन, ठीक है। तो अभी बना नहीं है, अगर बनेगा तो वो नौवा बनेगा, क्या, उज्जैन, ठीक है। पीएम श्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा 1 नवंबर 2025 से राजा भोज एयरपोर्ट से शुरू करी गई है। अब राजा भोज कहाँ पे है आपका, भोपाल में, इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। तो कौन सा कहाँ पे है, इनके नाम क्या है, जैसे इंदौर का होलकर, जबलपुर का डुमना बोलते, या फिर ग्वालियर और खजुराहो, इनके नाम भी हमें देख के चल रहे हैं, नाम भी याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ऐसे पूछे जा सकते हैं कि आपसे होलकर एयरपोर्ट कहाँ पे है या फिर डुमना एयरपोर्ट किस ज़िले में है, तो ऐसे प्रश्न भी अक्सर आते हैं। तो भोज एयरपोर्ट से शुरू करेगी जो भोपाल में है। और ये अपन अभी क्या पढ़े थे, एयर कार्गो टर्मिनल की शुरुआत भी भोपाल से करी गई है, ठीक है। ये है हमारा एयर कार्गो टर्मिनल की शुरुआत कहाँ से करी गई है, भोपाल हवाई अड्डे से, जनवरी 2023 में। इसके बाद चलते हैं हम संचार पे। तो भारत नेट राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की स्थापना, जिसका उद्देश्य देश के सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए न्यूनतम 100 मेगाबिट्स प्रति सेकंड की स्पीड प्रदान करना है। मध्य प्रदेश में अप्रैल नवंबर 2022 तक 78.51% ग्राम पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट कनेक्शन से जुड़ी हैं। मध्य प्रदेश में 5G की शुरुआत कहाँ से करी गई है, महाकाल लोक उज्जैन से, ठीक है। और उज्जैन को क्या है, 1 नवंबर 2025 को घोषणा की गई है कि मध्य प्रदेश का जो नौवा एयरपोर्ट होगा वो उज्जैन होगा। शिक्षा में देखते हैं, तो शिक्षा में क्या है, प्रति स्कूल औसतन 100 छात्र पंजीकृत हैं। मध्य प्रदेश में 3 नवीनतम विश्वविद्यालय को गठन होना है, तो कौन कौन सा है, तो क्रांति सूर्य टांट्या भील विश्वविद्यालय कहाँ पे, खरगोन में, तो इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा कि कहाँ पे बनना है। दूसरा क्रांतिवीर तात्या टोपे कहाँ पे, गुना में, इंपॉर्टेंट है। रानी अवंतीबाई कहाँ पे बनना है, सागर में बनना है, ठीक है। सुपर 100, सुपर 100 योजना, प्रखर योजना, सीएम राइज योजना, प्रतिभा किरण योजना, आकांक्षा योजना मध्य प्रदेश में शिक्षा से संबंधित योजना है। और इनके प्रकाशन वर्ष भी हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट, आगे जब स्कीम पढ़ेंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश 370 प्लस सीएम राइज स्कूल का संचालन प्रारंभ हो चुका है। सीएम राइज स्कूलों को अब तक संदीपनी विद्यालय के नाम से जाना जाता है। जो सीएम राइज स्कूल हैं उनको संदीपनी विद्यालय के नाम से जाना जाता है, इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखना है। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम हेल्थ पे। तो मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्तमान में मध्य प्रदेश के कुल 10,256 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, 1442 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, 348 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और 161 सिविल हॉस्पिटल हैं और 52 जिला अस्पताल है। जबकि ज़िले कितने हो गए, 55। तो 55 जिले अभी बने ना, अब उनको जिला अस्पताल बनने में टाइम लगेगा। तो अभी वर्तमान में कितने हैं, 52 हैं, 52, और 3 और बनेंगे, ठीक है। वायु गुणवत्ता सूचकांक में मध्य प्रदेश के नीमच और मैहर शहर में अच्छी श्रेणी में शामिल किया गया है। 1 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन की सिकल सेल एनीमिया जो होता है उसको एलिमिनेट करने की शुरुआत कहाँ से करी गई, मध्य प्रदेश के कौन से जिले से, शहडोल से। कब, 1 जुलाई 2023 को। राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन 2047 टारगेट रखा है कि 2047 तक हम इसको क्या करना है, एलिमिनेट करना है सिकल सेल एनीमिया को, ठीक है। बैंकिंग में क्या है, मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 33 शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं, 1 रीजनल रूरल बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और 1 राज्य सहकारी बैंक है, 38 जिला केंद्रीय सहकारी बैंक हैं, 8 लघु वित्त बैंक हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक बोलते हैं, जिसका कॉन्सेप्ट आया था 2015 में। और आरआरबी का कब आया था, 1975 में। पेमेंट बैंक का कब आया था आपका, 2015 में। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। एक पेमेंट बैंक है, कौन सा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक में क्या होता है, डिपॉजिट कर सकते हैं आप, ठीक है, और लोन वगैरह नहीं देता आपको। जैसे पेटीएम है, पेमेंट बैंक है, इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखेंगे। एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, पेटीएम पेमेंट बैंक हो गया, उधार नहीं देते, सिर्फ आपका पैसा डिपॉजिट रखते हैं। तो ये क्रेडिट कार्ड भी इशू नहीं करते, ठीक है, सिर्फ डेबिट कार्ड इशू करते हैं। मध्यांचल ग्रामीण बैंक मध्यांचल प्रदेश ग्रामीण बैंक के साथ मर्ज हो गया है। कब मर्ज हुआ, 1 मई 2025 को, जिससे मध्य प्रदेश में जो आरआरबी बचा है, एक ही बचा है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या 1 बची है। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक जो है एमएसएमई ये ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी यह श्रृंखला पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।